सबसे पहले हमने बात की AS28 लेक्चर 1 में कि दिस AS अप्लाइज टू ऑल द एंटिटीज लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। मतलब हर एंटिटी को, भले वो लेवल 1 है या लेवल 2 है या वो लेवल 3 है, उसे इस AS को अप्लाई करना है। ओके, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? 3 लेवल हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में भी, एएस में जब आपकी भी इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी तब हमने वहां पर 3 लेवल की बात की थी। लेवल 1, 2, 3, 250 करोड़ ऐसा कुछ है ना। लेवल 1 कब होगा, लेवल 2 कब होगा, आपको भी पढ़ाया था एएस के इंट्रोडक्शन में, कॉपी में भी आपने लिखा लिखा है ना, जब हमने पढ़ा था एएस बनते हैं कैसे और वो सारी चीजें, राइट। तो सारे एंटरप्राइजेस को ये एएस एप्लीकेबल है, भले वो लेवल 1 हो, 2 हो या 3। अगला लिखना ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड। पहला मैंने लिखा है एप्लीकेबिलिटी, अब लिखवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। कभी भी, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रूडेंस पर चलती है बेटा, किस पर चलती है? प्रूडेंस क्या कहता है? प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस एंड नॉट टू एंटिसिपेट प्रॉफिट। तो कभी आप किसी एसेट को बुक्स में 10 करोड़ पे चला रहे हो, पता पड़ा मार्केट में उसका बेच के 8 करोड़ भी नहीं आएंगे, दैट मीन्स प्रूडेंस को फॉलो करते हुए हमको 2 करोड़ के लॉस को क्या करना है? वो करना है। और उसी 2 करोड़ के लॉस को क्या बोला गया है? इम्पेयरमेंट लॉस। क्या बोला गया है? ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि कहीं एसेट एंटिटी हर रीजनेबल इंटरवल पे उन सारी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करे और पता लगाए कि कहीं उसके बुक्स में जो कैरिंग अमाउंट है, कहीं किसी एसेट वो कैरिंग अमाउंट से सस्ती तो नहीं बिकेगी। बोलो हाँ या ना। तो उसको प्रूडेंस के हिसाब से अपने को एंटिसिपेट करना है, ये इस एएस का ऑब्जेक्टिव है। बोलो हाँ या ना। देखिए, टू एंश्योर दैट, टू एंश्योर दैट assets are not carried not carried at more than their recoverable अमाउंट। मतलब एसेट कभी भी उसके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा पर कैरी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कैरिंग अमाउंट 10 करोड़ है और रिकवर कितना हो सकता है? 8 करोड़, तो आपको 2 करोड़ का क्या प्रोवाइड करना है? इम्पेयरमेंट लॉस। बोलो हाँ है ना। नीचे लिखेंगे इफ कैरिंग अमाउंट, इफ कैरिंग अमाउंट, जिसको कई लोग प्यार से बुक वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू इज मोर देन अमाउंट टू बी recovered. If carrying amount is more than amount to be recovered through use or sale of asset, एसेट को बेचकर या यूज करके जो रिकवर होगा से अगर कैरिंग अमाउंट बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। क्या कहते हैं बोलो? इम्पेयरमेंट लॉस। अरे है ना, बुक्स में चल रही 10 करोड़ पे और आएंगे कितने? सिर्फ 8 करोड़। तो 2 करोड़ का क्या होगा? इम्पेयरमेंट लॉस। तो कहते हैं AS28 requires the entity, the enterprise to recognize the impairment loss। तो फिर एंटिटी को क्या रिकॉग्नाइज करना है? बोलो इम्पेयरमेंट लॉस। बोलो है ना। कोई डाउट? छोटा सा एग्जांपल खुद ही कर सकते हो आप। बोलो कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट 2 CR, 2 करोड़, डेप्रिसिएशन 0.5 करोड़,
अमाउंट रिकवरेबल 1 करोड़। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस। बच्चा भी कर लेगा। हाँ जी। हिस्टोरिकल कॉस्ट दो, डेप्रिसिएशन 0.5, तो बोलो कैरिंग अमाउंट कितना हुआ? 1.5, 2 माइनस 0.5, तो 1.5 आपका कैरिंग अमाउंट। और 1.5 कैरिंग अमाउंट मतलब 1.5 बुक्स में चल रहा है, आएगा सिर्फ कितना? 1। तो इम्पेयरमेंट कितना हो गया? 0.5। बोला है ना? अब एग्जाम में वो डेप्रिसिएशन का मेथड कुछ भी देगा, निकाल के दिखा देना इम्पेयरमेंट। बोलो है ना? तो आंसर खुद लिख लो उसका। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नॉन एप्लीकेबिलिटी, नॉन। अगला लिखना, नॉन एप्लीकेबिलिटी। किस किस पे नहीं लगता? और एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है थ्योरी में कि किस किस पर नहीं लगता। इम्पेयर कभी भी इन्वेंट्री नहीं होती है। क्या नहीं होती? क्योंकि इन्वेंट्री क्या होती है? करंट एसेट। आज गई कल आ गया, कल नया स्टॉक आ जाएगा, फिर नया स्टॉक आ जाएगा, राइट? तो इन्वेंट्री पे नहीं लगता है, क्योंकि इन्वेंट्री पे क्या लगता है? इन्वेंट्री पे नहीं लगेगा एक तो। दूसरा, भव्य के महल पे नहीं लगेगा, क्योंकि भव्य का महल इम्पेयर नहीं है। भव्य का महल तो बाबू का सबसे कीमती एसेट है, और कीमती एसेट कभी भी इम्पेयर होते हैं? नहीं होते। तो बाबू ने तो इटालियन मार्बल लगवाया, क्या क्या किया था पता नहीं, है ना? उस रिकॉर्डिंग को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे नहीं लगता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं लगता है, ठीक है? डिबेंचर पे किसमें लगता है? शेयर्स, डिबेंचर, गोल्ड। गोल्ड कभी इंपेयर हुआ? क्या तुम्हारे बक्से में पड़ा हुआ गोल्ड आज कितने रुपए किलो है? किलो छोड़ो, तोला कितने? 92। अभी तो शादी होगी जब तक 2 लाख हो जाएगा, तो आज खरीद के रख दे उसको। ऐसा थोड़ी भाभी की शादी तक इम्पेयर हो गया हो। अरे मतलब, क्या बता? नहीं, मतलब क्या? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं, AS13, AS13 पे नहीं लगता है। AS13 में क्या था? शेयर डिवेंचर बॉन्ड। योगेश, हाउ आर यू? योगेश, कम हियर। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स पे नहीं लगता है। ओके, AS22 पे भी नहीं लगता है। इसमें यह एक थोड़ी अलग दुनिया है। इसमें अकाउंट्स और टैक्स जो है दोनों मिक्स होती है, ठीक है? वो हम पढ़ेंगे, लेकिन तब जब पढ़ेंगे जब नए स्टूडेंट्स जो हैं, आप लोगों ने तो पढ़ लिया BNP, तो आपको तो मैं अलग से पढ़ा दूंगा। लेकिन आप लोग जब तक थर्ड हेड इनकम टैक्स में सैलरी के बाद पढ़ोगे आप हाउस प्रॉपर्टी, या उनका क्या सीक्वेंस है मेरे को नहीं पता, बिजनेस एंड प्रोफेशन उसके बाद ही पढ़ाते होंगे वो भी, है ना? पहले क्या सैलरी पढ़ाते हैं? पहले हाउस, फिर सैलरी, और फिर BNP। तो जब आप उतना इनकम टैक्स पढ़ लोगे ना, फिर अपन इस AS22 को पढ़ेंगे, ठीक है? पर AS22 में आप मानना दो चीजें, डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लाइबिलिटी। वो डेफर टैक्स एसेट कभी इंपेयर नहीं होती है, क्योंकि आज अगर डेफर टैक्स एसेट अराइज हुई है तो वो कल कभी रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिवर्स। या अगर डेफर टैक्स लाइबिलिटी हुई हुई है तो इट विल बी सेट ऑफ इन फ्यूचर। सो इस पर भी इम्पेयरमेंट नहीं लगता है, क्योंकि एक बुक एडजस्टमेंट है सिर्फ। ये क्या है बोलो? सिर्फ एक बुक एडजस्टमेंट, उसका नाम है टैक्सेस ऑन इनकम। इस पर नहीं लगता है S28। चलो, यहां तक उतारा। सर इंडिकेटर क्या होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट। इम्पेयरमेंट कब कब होगा हमको कैसे पता पड़ेगा? तो इसके ऐसे दो पार्ट करना।
अरे समझ आ रहा है? दो ऐसी कुछ घटनाएं होंगी कि आपको पता पड़ेगा कि एसेट इम्पेयर हो चुकी है। एक तो खुद ब खुद पता पड़ जाए, इंटरनल इंडिकेटर, और दूसरे एक्सटर्नल। ये मैं बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मैं इम्पेयरमेंट पढ़ा रहा हूँ कि कब कब इंटरनल है और कब कब एक्सटर्नल है। सर इंटरनल इंडिकेटर, मशीन का कोई मेजर पार्ट बर्बाद हो गया, फिजिकल डैमेज। मान लो कार का इंजन ही खत्म, तो अभी इंजन खत्म, तुमको लगता है आउटर बॉडी का कुछ लगेगा, कुछ मिलेगा? फिजिकल डैमेज। या ऑब्सोलेसेंस हो गया। क्या हो गया? OBSOLESCENCE, ऑब्सोलेसेंस। अरे आपने सुना होगा कि मोदी गवर्नमेंट भी ऑर्डर लाई है कि दिल्ली में 20 साल से ऊपर पुरानी गाड़ियों को क्या करेंगे? 10, हाँ 15 साल, 15 या पहले 20 था, 15 साल में दिल्ली में 10 है। हाँ, तो 10 साल से पुरानी गाड़ी अगर आपकी है तो इट विल बी डिस्कार्डेड, सो दैट इज इंटरनल। उसके अलावा अगर आपने किसी पार्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया है, डिसकंटिन्यूएंस, या आप कह सकते हो डिस्पोजल कर दिया है, या आपकी बिजनेस उन असेट्स का है जिनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होगी। परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन। जैसे एसी, एसी के ओल्ड मॉडल्स रिप्लेस होते हैं, हर साल कंपनी नए मॉडल्स लेकर आती है, 2025 मॉडल, 2026 मॉडल, 2024 मॉडल। अब इसमें होता को नहीं, देता है एसी हवा ही है, लेकिन उसमें वो टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, ये चेंज कर दिया होगा, तो आउटसाइड जो बची हुई स्टॉक है वो पूरी क्या हो जाएगी? इम्पेयर। बेसिकली एसी का इम्पेयरमेंट इलेक्ट्रिश जो आपका शोरूम है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए तो एसी स्टॉक है। लेकिन आपके घर में या ऑफिस में जो एसी है उसका आप इम्पेयरमेंट कर सकते हो। बोला है ना, क्योंकि आपके लिए तो वो फिक्स एसेट है ना, आप थोड़ा ना एसी बेचते हो सीए का ऑफिस बना के। बोला है ना? दैट इज इंटरनल फैक्टर। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते। ये वैसे हमने 12th में भी पढ़ा था कि इंटरनल आपके कंट्रोल में होता है और एक्सटर्नल आपके कंट्रोल में नहीं होता है। इसमें सबसे पहला आता है डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू। डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू। अभी मार्केट वॉलेटाइल है, इकोनॉमिक्स ऑपरेट होती है, डिमांड सप्लाई बढ़ते घटते रहते हैं, सो उसकी वजह से चेंज हो सकता है। दूसरा टेक्नोलॉजिकल, एक मिनट क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजिकल, और यू कैन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनको एक्सप्लेन करना नहीं आएगा, ठीक है ना? बिजनेस स्टडीज नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं। सी, मार्केट इंटरेस्ट रेट, और चेंजेस इन आरओआई। मतलब हमने जब एसेट खरीदी तब हमको लगता था कि हम इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा कमा लेंगे, याद है ना? एफएम, मैंने ही पढ़ाया आपको। अगर आरओआई ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ईपीएस बढ़ता है, और आरओआई कम हो, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो तो ईपीएस गिरता है। तो अभी जब लाए थे तो आरओआई ज़्यादा थी, अभी मार्केट इंटरेस्ट रेट या आरओआई में क्या हो गया? चेंजेस हो गए, तो भी एसेट क्या हो गई? क्या होगी बोलो? इम्पेयरमेंट। ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है? नेक्स्ट आप करना नई हेडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पेयरमेंट। कब कब इम्पेयरमेंट चेक करना है? फ्रीक्वेंसी। हाँ जी।
हाँ, इन्वेंट्री इम्पेयर नहीं होती है क्योंकि इन्वेंट्री आर इम्पेयरमेंट हमेशा उन एसेट्स को होता है विच आर फिक्स एसेट्स। ठीक है, इन्वेंट्री इज नॉट फिक्स एसेट। ठीक है, इम्पेयरमेंट हमेशा बड़ी एसेट्स होंगी। जमीन का इम्पेयरमेंट नहीं होता है, बिल्डिंग का, प्लांट का। हाँ जी, उसको आप फिर इन्वेंट्री को राइट ऑफ करो बुक्स में। ठीक है, एज अ डेड स्टॉक दिखाओ, है ना। इन्वेंट्री इम्पेयरमेंट नहीं होती है। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? कब कब इम्पेयरमेंट करना है? तो स्टैंडर्ड कहता है हर साल करना है, एट ईच बैलेंस शीट डेट। हर साल चेक कर लो इम्पेयरमेंट है कि नहीं। अगर है, यस, इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट। अगर इम्पेयरमेंट है, ओ, इम्पेयरमेंट है, तो फिर एस्टिमेट करो कितना है। एस्टिमेट इम्पेयरमेंट। नहीं है, नो इम्पेयरमेंट, तो बस अगले साल चलना, स्टॉप। बोला है ना। सर एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं? पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। व्हेन द इम्पेयरमेंट इज डन, सीएमए का एग्जाम थोड़ी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब नया हेडिंग देखो, कैरिंग अमाउंट कैसे निकलता है। क्योंकि इम्पेयरमेंट हमेशा तब होगा व्हेन कैरिंग अमाउंट इज मोर देन, बोल, कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल अमाउंट। तो अब कैरिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, अरे समझ में आ रहा है पूरा? नेक्स्ट हेडिंग, कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट निकलता है बुक वैल्यू, भी इसको अपन बोलते हैं कैरिंग अमाउंट और बुक वैल्यू। देखना, पर्टिकुलर्स रुपीस, ग्रॉस वैल्यू, मतलब जितने भी चल रही है, लेस टेंजिबल है। तो अपन ने ऊपर एग्जांपल लिया, उसका क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। और इनटेंजिबल है तो अपन AS 26 में पढ़ के आए हैं, क्या लगता है? अगर कोई प्रीवियस इम्पेयरमेंट है तो वो भी लेस होगा। एक बार थोड़ी ना इम्पेयर हो सकती है। अरे यार, ऐसे तुमने बुक पे चलाई 8 करोड़ पे चल रही थी, रिकवरेबल अमाउंट पिछले साल ही 6 करोड़ हो गया, तो 2 करोड़ का इम्पेयरमेंट पिछले साल ही कर दिया होगा ना। और इस साल तो और 5 ही मिल रहे हैं, तो कैसे शो करोगे? 8 - 6, मतलब 8 - 2 - 1, बोला है ना। तो प्रीवियस इम्पेयरमेंट इफ एनी, प्रीवियस इम्पेयरमेंट इफ एनी, वो लेस होगा। और फिर आपका निकलेगा क्या? कैरिंग अमाउंट। ऐसे निकलता है आपका कैरिंग अमाउंट। बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? हाँ जी। तो फिर तो यही निकाल लो आप। ठीक है, पहले माइनस हुआ हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मोर ओवर इसके भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट हेडिंग, रिकवरेबल अमाउंट, हेडिंग लगाओ। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलता है?
रिकवरेबल अमाउंट इज ऑलवेज हायर ऑफ, पहली बार कुछ आप अकाउंट्स में हायर ऑफ पढ़ रहे हो, आज तक हमेशा पढ़ा कॉस्ट और एनआर विच एवर इज लोअर, पहली बार ये एस आया और बोल रहा है हायर ऑफ। दो चीजें लेना, हायर ऑफ पहला नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस अभी अपन दोनों को कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन आज के बाद रिकवरेबल अमाउंट के लिए आपको दो चीज निकालनी पड़ेंगी, या तो नेट सेलिंग प्राइस या फिर दूसरी चीज निकलती है यहाँ पर इस एस में वैल्यू इन यूज। क्या निकलती है? मान लो एग्जांपल के लिए आपकी नेट सेलिंग प्राइस है 10 करोड़ और वैल्यू इन यूज अगर 11 करोड़ आई, कितनी आई? 11 करोड़। तो अपन रिकवरेबल अमाउंट कितना ले लेंगे? 11 करोड़। फिर इस रिकवरेबल अमाउंट को किससे कंपेयर करेंगे? अरे क्या लिखा अपने, कैरिंग अमाउंट। अब मान लो पता पड़ा कैरिंग अमाउंट तो सर है ना बुक्स में 13 करोड़ है, तो फिर एसेट 2 करोड़ से क्या होगी? इम्पेयर। समझ में आया? पर अब सवाल ये उठता है कि ये 10 और ये 11 कैसे है? ठीक है, तो अब अगली हेडिंग लगाओ, नेट सेलिंग प्राइस। मतलब अब टॉपिक रिकवरेबल अमाउंट ही चल रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अरे कोई प्रॉब्लम? देखो एक बार का मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। देखो इम्पेयरमेंट लॉस कैसे बुक करते हैं? हायर ऑफ कैरिंग, इम्पेयरमेंट इज कैरिंग अमाउंट मोर देन रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल तो क्या बोलोगे आप उसको? इम्पेयरमेंट। लेकिन इम्पेयरमेंट कुछ एक पे नहीं लगता है, याद करो 4 लिखवाए, किसी में नहीं लगता है। AS2 पे, भव्य के महल पे एस है, उसके अलावा AS13 पे नहीं लगता है, शेयर्ड वेंचर पे कभी इम्पेयरमेंट नहीं लगता है, और 22 टैक्सेस ऑन इनकम को भी इम्पेयरमेंट है। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या पढ़ा था? कैरिंग अमाउंट कैसे निकलना है? हाँ इंडिकेटर, वो तो इंटरनेशनल थ्योरी टॉपिक है, वो आप मान सकते हो बीकॉम वीकॉम में कभी आए AS28 तो यही कॉपी चल जाएगी वहाँ। ठीक है, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी कब कब करनी है, बैलेंस शीट डेट पर आपको रिव्यू करना है। अब रिव्यू कैसे करोगे? तो एक तो कैरिंग अमाउंट निकालोगे। कैरिंग अमाउंट कैसे निकालोगे? ग्रॉस बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनी इम्पेयरमेंट प्रीवियस रिकॉग्नाइज, तो क्या निकलेगा? कैरिंग अमाउंट। बोला हाँ है ना? और फिर आप निकालोगे रिकवरेबल, तो रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगा? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। अब हम आपको सिखा रहे हैं कि नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी। तो कहते हैं कि नेट सेलिंग प्राइस आप जाओ मार्केट में लेकर के, सर आपको इस कंप्यूटर का इम्पेयरमेंट करना है, या मान लो अगर आपको इस कैमरे का इम्पेयरमेंट करना है, तो इस कैमरे को एक दुकान पे लेके जाओ जो कि कैमरे की दुकान हो और इंडिपेंडेंट दुकान हो, मतलब उस दुकान का बीच और ओमिल सर के बीच कोई कनेक्शन नहीं हो, और उस दुकान वाले से पूछो ये SD सोनी वाला जो कैमरा है आप कितने में खरीदोगे। समझ में आया? दैट इज द प्राइस एट विच द एसेट विल बी सोल्ड इन द मार्केट इन टू अ पर्सन इन अ आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन मतलब होता है इंडिपेंडेंट, कि उस कैमरे की दुकान वाले का और रोमिल सर का कोई कनेक्शन आपस में नहीं है। पता पड़ा उस कैमरे वाली जिसकी दुकान है वो रोमिल सर का स्टूडेंट निकला, और वो अपने सर का नुकसान थोड़ी कराएगा, उसकी वजह से वो दुकानदार बना, सर की वजह से अच्छे अकाउंटिंग सीखा, तो वहां पर तो वो सर को फायदा ही की सोचेगा ना, गुरु दक्षिणा कुछ होती है जीवन में नहीं। तो वो वाली प्राइस नहीं लेनी अपने को कौन सी प्राइस लेनी है? जहां पर वो कैमरे वाला और रोमिल सर आपस में रिलेटेड नहीं है, उसको प्यार से क्या बोलते हैं इसकी भाषा में? आर्म्स लेंथ प्राइस। ये आप कभी टेक्स्ट में भी पढ़ोगे, क्या बोलते हैं? आर्म्स लेंथ प्राइस। मतलब उस आर्म्स लेंथ प्राइस में से, अब सर उसमें कुछ खर्चा लग गया, क्या खर्चा लग गया? उसने बोला सर ये कैमरे को मैं साफ सफाई करता हूँ, है ना, 200 रुपये लगेंगे, अपने कितना गंदा कैमरा हो रहा है, तो मैं 200 रुपये सफाई करके इसको 4000 में बेच दूंगा। तो बताओ 4000 में तो बेचेगा, लेकिन 200 रुपये उसके तो लग गए ना, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ। तो वो 4000 में से 200 माइनस करके देगा ना रोमिल सर को, कि 4000 में पूरे 4000 देगा, उसके 200 तो लग गए ना। मैंने क्या कहा? रोमिल सर और उसका कोई लेन देना नहीं है भाई। मान लो स्टूडेंट की दुकान होती तो वो 200 रुपये नहीं भी लेता, लेकिन क्या नॉर्मल मार्केट में ऐसा होता है? नहीं होता। तो नेट सेलिंग प्राइस क्या होती है? वो प्राइस जिस पर एसेट मार्केट में बेची जा सके इन आर्म्स लेंथ प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अरे समझ में आया खेल? कोई डाउट? इतने एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगेन एएस का लेवल ज्यादा है, और क्योंकि नया स्टैंडर्ड है तो नए स्टैंडर्ड्स को ICAI ज्यादा पूछता है। अभी तक इन्होंने इम्पेयरमेंट से अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा है। आदित्य के बैच से जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब से मैंने उनको बोला था इम्पेयरमेंट आएगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, वो क्वेश्चन अच्छे कौन से होता है हम करेंगे उसको,
लेकिन आपके अटेम्प्ट के लिए हो सकता है आ जाए। बोलो है ना। लिखो नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी। नेट सेलिंग प्राइस लिखें अमाउंट ऑब्टेनेबल, अमाउंट ऑब्टेनेबल फ्रॉम सेल ऑफ एसेट इन एन, बोलो क्या बोला है इंडिपेंडेंट आदमी को, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, आर्म्स लेंथ, पता नहीं इनको क्या मिलता है ऐसे वर्ड बना के, नहीं भव्य, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। पढ़ा ही होगा ना लॉ में आपने, वो अदर लॉ में वो चैप्टर पढ़ लिया है, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स पढ़ लिया है, उसमें पढ़ा होगा ना, कंटेम्पोरेरी एक्सपोजिशो एस्ट एक्सक्लूजो अल्टेरियस। जीवन में वो कम था जो अकाउंट्स में भी ले आए आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है। हाँ एजम जेनरिस नहीं, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन लिटरल इंटरप्रिटेशन, वो लॉ तक ही ठीक था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है इसने, आर्म्स लेंथ प्राइस, उतना टफ नहीं है ये, बोला है ना। ओके आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में लेस कर देना, माइनस कर देना, बोलो क्या कैमरे के 200 रुपये माइनस करूंगा कि नहीं। अरे साफ सफाई के, मैंने लेंस क्लीन करा उसको बेचने में, उसको दे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, कहते बोलो, तो बोलो नेट सेलिंग प्राइस निकलने हैं, कोई डाउट। ओके बी सर, वैल्यू इन यूज कैसे निकलती है, वैल्यू इन यूज, हाउ इज दिस कैलकुलेटेड। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा एफएम, याद करना पड़ेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वैल्यू इन यूज मतलब यूज करके वो एसेट जनरेट क्या कर रही है, कैश फ्लो, यूज करके वो एसेट जनरेट क्या कर रही है, कैश फ्लो। कितने साल जनरेट करेगी, तो सर उसकी लाइफ है 10 साल, तो 1 साल के एंड पे 1 लाख जनरेट किया, 2 साल के एंड पे 2 लाख जनरेट किए, 3 साल के एंड पे फिर 1.5 लाख जनरेट करा। तो यहां पर मैं फ्यूचर कैश फ्लोज का क्या लूंगा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू, क्या लूंगा, प्रेजेंट वैल्यू। तो वैल्यू इन यूज पे आपको थोड़ी डिस्काउंटिंग करके उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसकी, कैश फ्लो की। तो थोड़ा इसमें डिस्काउंटिंग रेट वगैरह आएगा ऐसे ही इसमें, बोला है ना। डिस्काउंटिंग रेट कौन सी लेंगे, जो क्वेश्चन में दी होगी, कल एक क्वेश्चन में दी थी ना, अरे कल कराया था क्वेश्चन में दी थी डिस्काउंटिंग रेट, वो डाउन पेमेंट 40% और फिर एक रेट ली थी ना अपने। तो वैल्यू इन यूज इज व्हाट, वैल्यू इन यूज इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज फ्यूचर कैश फ्लोज का वैल्यू expected to arise from the continuing use of asset and from its disposal at the end of its life। बोलो सर इसमें से अपन कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। मान लो सर 5 लाख की लाइफ है और 5वें साल का 5वें साल का कैश फ्लो है 5 लाख, कितना है 5 लाख, और उसको डिस्पोजल करने की कॉस्ट है 25,000। तो आप लास्ट ईयर का कैश फ्लो नेट ले लेना, 5 लाख लास्ट ईयर में आएगा, लेकिन 25,000 लग जाएंगे, तो नेट कितना ले लोगे, 5वें साल का कैश फ्लो 475, और 475 को डिस्काउंट कर देना, बोला है ना। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, बोलिए इम्पेयरमेंट समझ में आया, कोई दिक्कत। यहां तक हमने एक चीज निकालनी सीखी, क्या, रिकवरेबल अमाउंट। बोले यहां तक कोई डाउट, सारी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन।
चलो आज इतना ही लेते हैं, फिर बढ़ेंगे कल। थैंक यू।